Hello everyone. I hope you guys must be doing really well today. So guys, this is Mandeep and you're watching the English Family. So, in today's video, we will learn about how to write an IELTS table chart essay. आइल्स के टेबल चार्ट ऐसे जो होता है आपका राइटिंग टास्क वन का वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट इज अ टेबल चार्ट कि टेबल चार्ट होता कैसे है. जैसे मैंने इससे पहले भी कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने राइटिंग टास्क वन के डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं प्रॉपर सैम्पल क्वेश्चंस के साथ उनको सॉल्व करते हुए जितना इजी वे हो सकता है उस वे को यूज़ करते हुए मैंने सॉल्व किए. तो आप बहुत ईजिली अगर आपको कोई भी टास्क ऐसा है राइटिंग टास्क वन स्पेसिफिकली जैसे कि लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या पाई चार्ट वगैरह, अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी लग रही है सॉल्व करने में तो आप उन वीडियोस की रेफरेंस भी इजीली ले सकते हैं. ठीक है. सो coming on to our today's video, that is how to write an IELTS table chart essay. So सबसे पहले you have to understand what is a table chart. So you can say that a table is nothing but another way of representing information. Simply है जैसे हम लाइन ग्राफ में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन पाई चार्ट या बार ग्राफ में आती है, वैसे ही टेबल में भी इंफॉर्मेशन आती है जो कि या तो वर्ड्स में होती है या फिर नंबर्स में होती है या फिर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स. ठीक है. तो कई बार वर्ड्स में आती है, कई बार नंबर्स में, और विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स ये इंफॉर्मेशन जो होती है ये डिस्प्ले की जाती है. ठीक है. सो यू कैन से दैट अ टेबल कंटेन्स वर्ड्स और नंबर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द things in boxes or in rows and columns. So you can say that a table illustrates a set of facts and the association between them. ठीक है. सो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो राइटिंग टास्क वन है इसमें यूजुअली कई बार तो टेबल जो होता है वो अकेले भी आता है, कई बार सिर्फ एक क्वेश्चन, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लाइन ग्राफ का आता है, कई बार एक क्वेश्चन आपके पास पाई चार्ट का आता है, कई बार एक क्वेश्चन आपके पास बार ग्राफ का आता है. वैसे ही कई बार तो सिर्फ एक राइटिंग टास्क वन में टेबल का क्वेश्चन आता है. बट यूजुअली क्या होता है, ये टेबल के साथ साथ कई बार लाइन ग्राफ भी आ जाता है, कई बार बार ग्राफ भी आ जाता है, कई बार पाई चार्ट भी आ जाता है. तो कई बार तो टेबल अकेले आता है या फिर इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टीपल ग्राफ. मल्टीपल ग्राफ में क्या होता है, टेबल के साथ एक और राइटिंग टास्क का जो ऐसे होता है वो भी इन कॉम्बिनेशन आता है. ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए कि देयर विल बी टेबल विच विल बी कंटेनिंग फिगर्स. आपके पास नंबर्स होंगे, न्यूमेरिकल डाटा होगा, फिगर्स दिया होगा. आपको ये याद रखना है कि जो टास्क वन है स्पेसिफिकली वो आपको एटलीस्ट 160 टू 170 वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि हमारे पास 150 वर्ड्स की मिनिमम लिमिट होती है, जिससे हमने अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 वर्ड्स जो होते हैं इन ऑर्डर टू बी ऑन द सेफ साइड हमें वो 10 to 15 वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखने होते हैं. ठीक है. एज वेल एज आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपका टास्क वन होता है राइटिंग का उसको आपको विद इन 20 मिनट्स जो होता है वो वाइंड अप करना होता है, सो दैट यू हैव इनफ टाइम टू सॉल्व योर टास्क टू. ओके. तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान में रखें कि सबसे पहले तो वर्ड्स हमेशा अपने टास्क वन में 160 to 170 वर्ड्स लिखें, एंड सेकेंडली अपना कोशिश करें कि 18 to 20 मिनट्स टाइम लेते हुए आपका जो टास्क वन है वो कंप्लीट हो जाए. ओके. सो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग 5 स्टेप्स, 5 वेरी बेसिक स्टेप्स जो कि मैंने हर एक राइटिंग टास्क की वीडियो में यूज़ किए हैं. उन 5 स्टेप्स को यूज़ करते हुए आई प्रॉमिस यू दैट यू कैन वेरी इजली सॉल्व योर क्वेश्चन. सो सबसे पहला स्टेप क्या आ जाता है, दैट यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन. सबसे पहला क्या आ गया, दैट यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन. सो एनालाइज द क्वेश्चन क्या होता है, सिंपली है कि आपको क्या क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उस पर ध्यान रखना होता है, एंड जो अदरवाइज इंफॉर्मेशन होती है, जो सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, उनको थोड़ा सा साइड पे रखते हुए जो हमारे पास की वर्ड्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होता है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स. Then third step is where you have to write an introduction, and in the fourth step you have to write an overview, and in the last step जिसमें आपको डिटेल्स के पैराग्राफ लिखने होते हैं. ठीक है. सो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं. अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना राइटिंग टास्क वन सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा. ठीक है. सो जो फर्स्ट 2 स्टेप्स है, दीज आर जस्ट द प्रिपरेटरी स्टेप्स.
प्रिपरेटरी स्टेप्स क्यों है? क्योंकि इट विल ओनली कंज्यूम अराउंड 2 to 3 minutes, जिसमें आप इजीली अगर आप टास्क प्लान करके चलेंगे, अगर ये स्टेप्स को फॉलो करके अपना टास्क लिखेंगे तो बहुत इजीली अपना राइटिंग टास्क जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप है जहाँ पे आपको अपना राइटिंग टास्क लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। So I have included a sample question as you can see it on your screens. The sample question is, yes, the table below gives information about some of the world's मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस। अब हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक टेबल है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है इन द बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एज वेल एज नंबर्स और रोज एंड कॉलम्स में ये इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है, ठीक है। सो इस इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? जहाँ पे वर्ल्ड की मोस्ट स्टडी लैंग्वेजेस कौन सी है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन जो है दी गई है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज योर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये जो होती है ये मोस्टली फिक्स होती है आपके राइटिंग टास्क वन में, वेयर यू हैव टू सिलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स एंड समराइज देम इन ओन लैंग्वेज बाय मेकिंग कंपैरिजंस वेयर एवर रेलेवेंट। सो यहाँ पे मेन कीवर्ड क्या होता है कि एक तो आपको मेन फीचर्स लिखने होते हैं। मेन फीचर्स मतलब आपको यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरी सिंगल डिटेल, आपको हर एक छोटे से छोटी डिटेल नहीं लिखनी है, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मेंशन करनी है, मेन फीचर्स मेंशन करने हैं, एंड यू हैव टू मेक कंपैरिजन जहाँ पे भी इफ दे आर रेलेवेंट, ओके। सो आप अपनी स्क्रीन पे बहुत इजीली देख सकते हैं कि एक टेबल दिया गया है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपके पास लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आपके पास लैंग्वेजेस आई हैं। फर्स्ट रो जो है वो लैंग्वेजेस की है। सेकंड में आपके नंबर ऑफ पीपल हु आर लर्निंग द लैंग्वेज, ठीक है, वो इतने नंबर ऑफ पीपल जो हैं दे लर्न दैट लैंग्वेज, ठीक है। सो नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ कंट्रीज वेयर द लैंग्वेज इज स्पोकन। सो यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले रो में जो है आपके पास एक लैंग्वेजेस दी हुई है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, चाइनीज है, स्पेनिश है, इटालियन है, जापानीज है, ठीक है। सो दीज आर द 6 लैंग्वेजेस जो कि दी हुई है, एंड कितने लोग ये लैंग्वेज लर्न करते हैं वो बताया हुआ, नंबर ऑफ पीपल दैट लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। इन द नेक्स्ट रो देयर इज कितने मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं, ठीक है। एंड इन द लास्ट कि कितनी कितनी कंट्रीज में ये लैंग्वेजेस जो हैं ये स्पीक की जाती हैं, तो वो बताया हुआ है, ठीक है। सो आप अपने इस आई सजेस्ट यू गाइस कि यहाँ पे आप एक बार वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि इन्फॉर्मेशन जो होगी मैं जूम आउट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को जो है ईजिली लिख सकें, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस इज योर टेबल चार्ट, कंप्लीट टेबल चार्ट, जिसमें 6 लैंग्वेजेस और उनके आगे द नंबर ऑफ पीपल दैट लर्न दैट लैंग्वेजेस एंड native speakers as well as the number of countries where the language is spoken is given, ठीक है। So let's move forward with the वीडियो। अब हम क्या करते हैं, आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, क्योंकि अगर आप लोगे तो जब हम आगे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू गाइज टू रिलेट विद दैट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो अब हमने जो 5 स्टेप्स डिस्कस किए थे, जो हमने 5 बेसिक स्टेप्स आपको पहले बताए थे, वही स्टेप्स को अब हम फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप इस सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है दैट इज वेयर यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है। सो बाय एनालाइजिंग वी मीन दैट इसमें आपको क्या करना होता है कि जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उन पर ध्यान देना आपने, क्योंकि हमारे पास बहुत स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है, तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको समझना है एंड अपना टास्क लिखना स्टार्ट करना है। सो एनालाइज जो होता है क्वेश्चन, उसको आपने क्या करना है, सिंपली जो इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे क्या है जो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ, इस इंफॉर्मेशन को यू कैन skip that information, and सबसे पहले आपने क्या इंफॉर्मेशन पे ध्यान रखना, दैट अ टेबल इज गिवन, एंड इस टेबल में आपके पास इंफॉर्मेशन क्या आई है, इंफॉर्मेशन देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस, की दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टडी लैंग्वेजेस कौन सी है उसके बारे में इस टेबल में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है, ठीक है। अब हमने एनालाइज कर लिया है क्वेश्चन की, क्वेश्चन किसके बारे में आया था, हमारे पास क्वेश्चन टेबल में आया था, टेबल में हमें कॉम्बिनेशन आया है वर्ड्स एंड नंबर्स का, एज वेल एज वहाँ पे इंफॉर्मेशन रोज एंड कॉलम्स में दी हुई है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर सेकेंड स्टेप।
अब सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यूजुअली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हो, आपको होता है कि हम फटाफट आंसर लेके, हमारे पास टाइम कम है, हम टास्क 1 को क्या करते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वाइंड अप करके टास्क 2 शुरू कर देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एक ब्लंडर मिस्टेक होती है बच्चों की। क्योंकि देखो टास्क 2 इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट एज विथ जो आपका टास्क 1 है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टास्क 1 अच्छी तरह आपने नहीं लिखा, अगर आपने जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी नहीं दी, अगर आपने जितने मेन फीचर्स थे वो नहीं बताए, या फिर अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है और आपने वो मिस कर दिया, तो वो आपको नुकसान देगी एट द एंड, ठीक है, इट विल कॉस्ट यू योर बैंड। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टास्क 2 पे तो फोकस करना ही करना है, बट एज वेल एज यू हैव टू फोकस दैट कि अपना जो टास्क 1 है वो प्रॉपरली कंप्लीट किया जाए, ठीक है। सो दो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके टास्क 1 में जो कंप्लीट करने में, वो हो जाता है आपको समझ आना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन दी क्या गई है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें कि जो टास्क है इसमें मेन फीचर्स कौन से हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपने हर एक चीज़ लिख देनी है, पर इसमें सबसे पहले आपको मेंशन करना, तो क्योंकि आपको जो आपकी इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है उसमें भी यही दिया हुआ होता है कि आपको मेन फीचर्स जो है सबसे पहले बताने हैं। सो सेकंड स्टेप जो होता है आपका, अगेन प्रिपरेटरी स्टेप है ये। इसमें क्या करना, आपको आइडेंटिफाई करना, जस्ट आपको एक देखना है इन्फॉर्मेशन क्या है क्या नहीं टास्क में दी हुई, और उसको आइडेंटिफाई करने मेन फीचर्स। सो सबसे पहले क्या आ गया आपने, अब ये देखिए कि आपका जो ये टास्क है, ये हमेशा ध्यान रखिए जो आपका राइटिंग टास्क जितने भी होते हैं, माना इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आता है, बट ये डाटा ये जो आपका एग्जाम है इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है ताकि आपकी वो लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट कर सके। हमेशा ध्यान रखिए, दिस एग्जाम इज जस्ट टू टेस्ट योर लैंग्वेज स्किल्स एंड नॉट योर मैथमेटिकल एबिलिटी, कि आपके मैथमेटिक्स की एबिलिटी कितनी है, क्या है, कैसी। आपको कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करना है यहाँ पे, आपको सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको समझना है, एंड यू हैव टू समराइज दैट इन्फॉर्मेशन इन योर लैंग्वेज, ठीक है। सो आई हैव इंक्लूडेड सम क्वेश्चंस विच विल definitely help you guys in seeing your मेन फीचर्स। आपको मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे, स्पेसिफिकली इन टेबल चार्ट, ठीक है। सो क्या क्या क्वेश्चंस है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि टेबल मेजर क्या कर रहा है, कि इस टेबल में किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्या ये इन्फॉर्मेशन कोई, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल डाटा आता है, वो न्यूमेरिकल डाटा किसी यूनिट में होता है, या तो वो बिलियंस में होगा, या तो वो किसी परसेंटेज में दिया होगा, या तो वो कोई किलोमीटर होगा, या फिर कोई सेंटीमीटर होगा, कुछ ना कुछ वो नंबर जो होता है वो दिया होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो टेबल मेजर क्या कर रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में दी है और क्या यूनिट यूज़ करते हुए दी हुई है, ठीक है। जैसे हमारा आज का जो है वहाँ पे 3 तरीके से दिया है, एक में जो बिलियंस में दिया हुआ है नंबर, एक में मिलियंस में है, एक में सिंपल नंबर है इन हंड्रेड्स और नॉर्मल वर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू नीड टू यूज, ठीक है। आपको किस तरीके की लैंग्वेज जो है वो यूज करनी पड़ेगी इन राइटिंग योर टेबल टास्क। सो सबसे पहले क्या होगा, आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस शो हो रहे हैं, क्या कोई ड्रामेटिक चेंज है या फिर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं, क्या है क्या नहीं। या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर इन्फॉर्मेशन इस तरीके की अगर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर कहीं ना कोई कंट्रास्ट हो रहा है। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लैंग्वेज क्या यूज़ करेंगे आप वाइल राइटिंग योर राइटिंग टास्क 1, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेंस वुड यू यूज। आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है जो कि आपको यूज करना है। वो कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे ढंग से कि उसमें जो टाइमलाइन है वो कौन सी दी हुई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन आपका टेंस भी डिफर करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नंबर मेंशन होगा कि इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है, इस टाइमलाइन से बिलोंग करती है, या फिर आपको वहाँ पे प्रॉपरली खुद आपको अपनी कॉमन सेंस से वहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करते हुए ये समझना पड़ेगा कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो या तो पास्ट की होगी, या तो प्रेजेंट की है, या फिर ये फ्यूचर के किसकी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेंस जो है अपना यूज करना होगा। सो नेक्स्ट थिंग इज जहाँ पे आपको
व्हाट इंफॉर्मेशन कुड यू यूज़ फॉर एन ओवरव्यू और कंक्लूजन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या ओवरव्यू, कई बार जो होते हैं, आई वुड सुजेस्ट कि यहाँ पे ध्यान दें कि आपने हमेशा ओवरव्यू ही लिखना है। बट हाँ, कुछ स्पेसिफिक बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं जिसमें वो ओवरव्यू नहीं लिखते हैं और लास्ट में कंक्लूजन लिखने हैं। तो ये ध्यान रखें कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने ओवरव्यू या कंक्लूजन में लिखनी है, तो वो भी अपने ध्यान में रखें। ठीक है, कि हमेशा हर एक डिटेल नहीं बतानी होती है आपको ओवरव्यू में, आपको सिर्फ स्पेसिफिक डाटा बताना होता है कि यहाँ पे आप पूरे टास्क में क्या क्या डिस्क्राइब करने वाले हो अहेड इन द टास्क। तो आपको वो जस्ट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके ओवरव्यू के पैराग्राफ में वो आपको देनी होती है। ठीक है, एंड हाउ कुड यू ग्रुप द इंफॉर्मेशन, कि आप जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान में रखते हुए अपने जो मेन फीचर्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा जैसे आप टास्क लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर सेकेंड स्टेप। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर थर्ड स्टेप, जहाँ पे आपको यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन, कि आपको इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है बच्चे, कि इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि अब दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल स्टार्ट राइटिंग योर राइटिंग टास्क। अब यहाँ पे आपको आके प्रिपरेटरी स्टेप्स यहाँ पे खत्म होते हैं, नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे आपको आके लिखना स्टार्ट करना टास्क, वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ से जो फर्स्ट आपका जो पैराग्राफ होता है व्हाइल राइटिंग योर टास्क ऑन, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन हमेशा ध्यान रखिए ज़्यादा लंबी नहीं लिखिए, 3 से 4 लाइन्स में या फिर 2 to 3 लाइन्स अगर आप लिख सकते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, द टेबल, हमारा जो गिवन क्वेश्चन था दैट वाज द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्टडीड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसमें मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको इंट्रोडक्शन जो है वो लिख के बताई है, दैट इज द टेबल illustrates interesting facts about some of the world's most popular languages to learn. It allows comparison between the number of people who study a language versus those who speak it as a mother tongue. So इस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा है फॉर योर टेबल, जो कि हमने ऑलरेडी, मैंने पिछले आपको कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लें उसके लिए। ठीक है, सो दिस दैट वाज योर सैम्पल क्वेश्चन। सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट, was your third step. Now coming on to the fourth step, that is where you have to write an overview, and this is your second paragraph of your task 1. ओके, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ ये करें कि आप हमेशा जब राइटिंग टास्क लिखते हैं तो कभी भी ओवरव्यू ना लिखें, कभी भी वो वाला फॉर्मेट ना फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंक्लूजन होता है दैट इज़ फॉर एसेस, जहाँ पे आपने कुछ डिस्क्राइब किया हो, जहाँ पे आपने कुछ डिस्कशन की हो, एंड यू हैव टू कंक्लूड दोज पॉइंट्स इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ योर कंक्लूजन। बट यहाँ पे इस टास्क में जो आपका राइटिंग टास्क बनना है, यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक दी थी जिसको हमने अंडरस्टैंड किया, एंड उसको जो मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमने उसको यू हैव रिटन इन आवर ओन लैंग्वेज। सो हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि जो पैराग्राफ 1 है दैट इज ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ ओवरव्यू का रखें। ठीक है, सो ओवरव्यू में क्या करना होता है, आपको 2 से 3 मेन फीचर्स आइडेंटिफाई करके इसमें लिखने होते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें इसमें हमने डिटेल्स में नहीं जाना, इसमें ज़्यादा हमने नंबर्स वगैरह मेंशन नहीं करने, यहाँ पे हमने सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है ओवरव्यू के पैराग्राफ में। ओके, सो ओवरव्यू का पैराग्राफ भी मैंने यहाँ ईजिली सॉल्व किया हुआ, जैसे आप देख सकते हैं। Overall, it is clearly visible from the table chart that the more people are learning English language than the other languages combined, and English is spoken in the highest number of countries, कि जो इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज में स्पीक की जाती है, एंड जो मोर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंग्लिश सीखते हैं, एंड बाकी सारी की सारी कंट्रीज से अगर हम कंबाइन करें डाटा तो उससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं वो इंग्लिश लर्न करते हैं। ओके, दिस वाज योर फर्स्ट मेन पॉइंट। सेकंड इज However, Chinese has by far the greatest number of native speakers. बट अगर देखा जाए, क्योंकि हमें पता ही है चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, तो आप कह सकते हो कि जो वहाँ के चाइनीज़ जो उसके नेटिव स्पीकर हैं चाइनीज़ के, वो सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, सो दिस वॉज योर फोर्थ स्टेप, जिसमें हमने सेकेंड पैराग्राफ जो है टास्क 1 का वो लिखा है। नाउ वी विल सी योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर स्टेप 5।
अब स्टेप 5 क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट योर फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ। अब हमने फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ जो है लिखना है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखी अपनी, देन वी हैव गिवन आवर ओवरव्यू। अब हमने मेन डिटेल के पैराग्राफ लिखने हैं। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ एंड अहेड देयर विल बी अ सेकंड पैराग्राफ। तो हमने 4 पैराग्राफ इन टोटल लिखने होते हैं इन एवरी राइटिंग टास्क, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, जो अपने बीपी हम यूजुअली जो ये डिटेल्स के पैराग्राफ होते हैं जिनको हम मेन बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं, बीपी कहते हैं, तो ये BP1 और BP2 ही रखें। इसको 3 और 4 ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको जैसे कई बार ऐसा टास्क आता है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, एक और डिटेल का पैराग्राफ बना लेंगे और उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। बट ऐसा कभी ना करें। एक फॉर्मेट जो सेट पैटर्न होता है, जो आपने प्रैक्टिस किया होता है अपने इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे प्रैक्टिस जो किया हुआ उसी को फॉलो करते हुए एग्जाम डे वाले दिन रखें, ना कि वहाँ जाके कोई नया एक्सपेरिमेंट करें। जो आपने यूजुअली प्रैक्टिस किया उसी प्रैक्टिस को उस दिन भी फॉलो करें, ठीक है। सो 4 पैराग्राफ्स ही लिखिए। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, सेकंड पैराग्राफ आपको ओवरव्यू का, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ विल बी ऑफ योर डिटेल्स। नाउ जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पे, दैट इज आवर फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ। वो क्या है, जहाँ पे अपने इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल्स में देंगे। अब देखो, जब डिटेल्स की बात आएगी तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल डाटा भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। हाँ, ओवरव्यू में हम वो डाटा नहीं देते, क्योंकि हमें वहाँ पे सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हमें सिर्फ एग्जामिनर को एट दैट पॉइंट सिर्फ ये बताना होता है कि इन्फॉर्मेशन किस किस के बारे में दी हुई है, ठीक है। एक सिर्फ डायरेक्शन देनी होती है एग्जामिनर को। बट अब हम डिटेल पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर जो हैं वो भी देने पड़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज the prominence of English is striking. 1.5 billion individuals, they are learning English language as compared to only 82 million who are studying the second most popular language to learn, that is French, ठीक है। English is spoken in 110 countries, roughly twice as many as French and 3 times more than the Chinese. तो आपको देखना होगा कि इंग्लिश जो है वो 101 कंट्रीज में स्पीक की जाती है, बोली जाती है, विच इज़ ट्वाइस एज मैनी एज फ्रेंच। मतलब जो फ्रेंच जितनी कंट्रीज में बोली जाती है, वो ये वाली कंट्रीज उससे ट्वाइस इन नंबर जो है वो ज़्यादा है, एंड चाइनीज से ये थ्राइस इन नंबर ज़्यादा है, ठीक है। सो इंग्लिश इज़ द ओनली लैंग्वेज with more learners than native speakers, which are 527 million. तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे इसके जो है लर्नर्स बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स नेटिव स्पीकर्स, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स यहाँ पे सिर्फ 527 मिलियंस ही हैं, बट इसके जो लर्नर्स हैं दे आर अराउंड 1.5 बिलियंस। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। सो जो लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे अपने पैराग्राफ में इज whereas the French is spoken by 1.18 million native speakers and it is spoken in 51 countries। कि जो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज है ये 1.18 मिलियन नेटिव स्पीकर्स से बोली जाती है, एंड 51 कंट्रीज में ये यूजली जो है ये स्पोक की जाती है, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ ऑफ राइटिंग टास्क 1, जिसमें क्या किया है, अब ये क्या डिटेल्स का फर्स्ट पैराग्राफ था, तो ठीक है। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप, जहाँ पे हमने क्या करना होता है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ योर राइटिंग टास्क, जहाँ पे हमने अपना डिटेल का जो सेकंड पैराग्राफ है वो लिखना होगा, ठीक। सो दिस इज योर फोर्थ पैराग्राफ। अगर हम देखें, अगर हम अपना जो राइटिंग टास्क 1 का फॉर्मेट देखें, तो ऐसे स्टेप 6 है इन टोटल, बट जो हमारा पैराग्राफ है दिस इज योर सेकंड डिटेल पैराग्राफ, जिसको हम बोलेंगे अगर टास्क में देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ होगा, दैट इज योर फोर्थ पैराग्राफ, ओके। सो फर्दरमोर, इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स, Chinese is the most spoken language, more than double of English with 1.3 billion people। तो चाइनीज़ क्या है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज है। यहाँ पे क्या है, जो कि इट इज़ डबल देन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं ये चाइनीज़ जो है बोलते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स, ये ध्यान रखें, ठीक है। Now next point is, it is the third most popular language to learn with 30 million learners। तो ये 30 million learners जो है
वो जो वेरी मेनी लर्नर्स हैं वो इस लैंग्वेज को जो है वो स्पीक करते हैं, लर्न करते हैं, एज वेल एज स्पीक बोलते हैं, ठीक है. So next point is Spanish has over 5 times more native speakers than Italian, which are 389 million. But proportionately fewer learners at 14.5 million for Spanish and 8 million for Italian. As for Japanese, it is the least studied language of those given with 3 million learners and 123 million native speakers. As well as it is spoken in only 25 countries. तो जो जापानीज है वो सबसे कम पढ़ी जाती है, बोली जाती है और स्पीक की जाती है इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है. तो यूजली क्या है, इसके जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो भी कम है, इसके लर्नर्स जो हैं वो भी कम है, एंड जो लीस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज में ये लैंग्वेज जो होती है वो बोली जाती है, यूज की जाती है, ठीक है. सो दिस इज योर fourth paragraph of your writing task. So with this paragraph our task winds up here, ठीक है. ये यहाँ पे हमारा टास्क जो होता है वाइंड अप होता है. यहाँ पे मैंने दोबारा एक आपका फिनिश्ड आइलेट्स टेबल टास्क ऐसे जो है यहाँ पे वाइंड अप प्रॉपर किया हुआ है ताकि आपको इजी रहे इसको पूरे को देखना. आई विल जूम इट आउट फॉर यू गाइस. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको ईजिली जो है वो देख सकते हैं. सो this is your introduction paragraph, that is your first paragraph of table task 1. This is your second paragraph, that is of overview. Now this is your third paragraph of writing task 1 जिसमें क्या किया गया है, डिटेल्स दी गई है. एंड दिस इज योर लास्ट पैराग्राफ जिसमें आपको अगेन जो रिमेनिंग डिटेल्स हैं वो दी गई हैं. तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव करके एंड कंपेयर करके टेबल से इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपकी इन्फॉर्मेशन रोज एंड कॉलम से प्रेजेंट की गई थी, कंपैरिजंस यूज़ करते हुए, कंट्रास्ट यूज़ करते हुए उस इन्फॉर्मेशन को कैसे हमने डिटेल्स के पैराग्राफ में जो है वो लिखा है, ठीक है. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज वोकैबुलरी फॉर टेबल टास्क. सो टेबल के लिए कुछ वोकैब्स जो है मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे. मोस्ट कॉमनली जो आप यूज़ कर सकते हो फ्रेजेस हैं कुछ, ठीक है. ये ध्यान रखें कि ये फ्रेजेस तभी यूज़ होंगे जब आप अपने कंटेक्स्ट में अगर आपके ये सूटेबल है, यानी कि आप हर जगह ये यूज़ करेंगे. आप कहीं कहीं जगह यूज़ कर सकते हैं अगर ये आपके जो कंटेक्स्ट है उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है. सो व्हाट आर दिस फ्रेजेस? सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप ये फ्रेज बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं. एंड इंस्पेक्शन of the data in the first table clearly shows that or something and that जो भी आपको information दिए होंगे, ठीक है. या फिर आप कह सकते हैं it is quite apparent from this table that considerable amount of number or that जो भी है आपका information दी हुई है. और आप देख सकते हैं in the third column there is a distinct trend of something and something. और आप लिख सकते हैं what stands out in the table is, or you can say that a closer inspection of the table shows, or you can say that as the table shows there is a significant decrease, or there is a significant decrease between column A and column B, and most notably an inspection of the table in that an inspection of the data in the table reveals that what stand out इन दिस टेबल इज दिस एंड दैट. तो ये सारे फ्रेजेस हैं जो कि आप अपने जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपने पूरे के पूरे इन कंटेक्स्ट वाइल राइटिंग डिटेल्स आप ये फ्रेजेस जो हैं अपना यूज़ कर सकते हैं जब आप टेबल का जो टास्क का जो ऐसे होगा वो सॉल्व कर रहे होंगे. ओके. सो इन लास्ट आई हैव रिटन डाउन सम टिप्स फॉर यू गैस, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे थोड़ी सी टिप्स जो आपको फॉलो कर सको आप लोग जब आप टेबल का ऐसे जब भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है. सो व्हाट आर दिस टिप्स? इतना ध्यान रखिए, सबसे पहले तो अपना जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ें. आपको जो अपना क्वेश्चन होगा वो हमेशा ध्यान से पढ़ना होगा कि इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है, क्योंकि कई बार आप जब जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो होता है वो आप स्किप कर देते हैं. उसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो डाटा जो दिया होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, ठीक है. सो सेकेंड स्टेप इज
जो कि आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द की इन्फॉर्मेशन एंड नोट दम। उसको पेपर पे साइड पे नोट कर दे, की इन्फॉर्मेशन देखें कि इस पूरे टेबल या पूरे टास्क में किसके बारे में बात की गई है सबसे ज़्यादा, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आप उसके बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पैराफ्रेजिंग करें तो हमेशा ध्यान से करें। जब इन पैराफ्रेजिंग कहाँ करनी है आपको, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में, दैट इज योर फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ राइटिंग टास्क 1। इसमें आपको जब पैराफ्रेजिंग करनी है तो ध्यान से करें। न्यूमेरिक डाटा यूज़ करें, जितना हो सके उतना न्यूमेरिक डाटा, क्योंकि टेबल्स में मोस्टली न्यूमेरिक डाटा होता है, तो उसको ध्यान से यूज़ करें। जो डिटेल्स हैं उसको अच्छी तरह, जो जितनी भी डिटेल्स आपको टेबल में दी गई हैं उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। एक काउंट रखें अपने कि आपको वर्ड काउंट जो है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखते लिखते उनको ये ध्यान नहीं रहता कि वर्ड्स कितने ही हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लिख देते हैं, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन अ वर्ड काउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 160 to 170 वर्ड्स। डू नॉट ट्राई to exceed this word limit. If you will start writing more than 170 words in your writing task 1, you will start consuming your time of task 2। तो वो हमने नहीं करना, वो किसी भी शर्त पे हमने वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि टास्क 2 जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे अच्छे बैंड स्कोर आ सकें, ठीक है। ये भी ध्यान रखें कि आपका यू हैव टू मेंटेन एन आई ऑन द टाइम, कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ना यूज़ हो जाए। कोशिश करें 15-16 मिनट्स में अपना टास्क 1 बाइंड अप करने की, ताकि आपके पास 1 या 2 मिनट बचे एट द एंड जब आप उसको प्रूफ रीडिंग कर सकें, ठीक है। इतना ध्यान रखिए अपना जो यू हैव टू यूज़ प्रॉपर ग्रामर एंड वोकेबलरी। जो आपका ग्रामर है, वोकैब है, उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू हैव टू यूज़ प्रॉपर ट्रांजिशन वर्ड्स टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी। कि ट्रांजिशन वर्ड्स जो है कि एक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से लिख दी, एक यहाँ से लिख दी, कनेक्टर्स यूज़ करें अपने, ताकि आपके एक जो कोहेरेंस और कोहेजन वाला पॉइंट होता है, जहाँ एग्जामिनर जो अपने दिमाग में ध्यान में रखते हुए आपका टास्क चेक करता है, वो आपका ठीक रहे, आपके ट्रांजिशन वर्ड्स वहाँ पे पूरे हों, आपके कनेक्टर्स जो हैं वहाँ पे पूरे हों, ठीक है। एंड डोंट गिव योर ओपिनियन, नेवर गिव योर ओपिनियन, आई वुड से दैट, कि कभी भी अपना ओपिनियन यहाँ पे ना दें, अपना कोई भी बीच में अपना पर्सनल ओपिनियन जिसको हम करेंगे वो ऐड ना करें। टास्क 1 जो होता है आपका स्पेसिफिकली इसलिए होता है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, एंड इस इन्फॉर्मेशन को आपको अंडरस्टैंड करते हुए वो जस्ट समराइज करनी होती है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। सो अपने ओपिनियन स्पेसिफिकली टास्क 1 में तो बिल्कुल भी ना दें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत ईजिली अपना जो टेबल का टास्क होगा या फिर अपना राइटिंग टास्क कोई भी जो है टास्क 1 वो बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आई होप जो आपके कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हों इस वीडियो से, एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी टेबल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको वो इजी लगे, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो आई try to solve that doubt. So guys, we will meet with the next video. Till then, goodbye and take care.